हमारी आधी जिंदगी अपने से बड़ों की बात समझने में लग जाती है और बची हुई आधी जिंदगी अपने से छोटों को अपना एक्सपीरियंस, वैल्यूज, एटीट्यूड और बिहेवियर समझाने में लग जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम हमारे पेरेंट्स की बात न माने बल्कि हमारे एक्सपीरियंस को ज़्यादा तवज्जो दें, जबकि दूसरी तरफ हम हमारे बच्चों से चाहते हैं कि वो हमारे एक्सपीरियंस की तवज्जो दें और उसकी बात को माने। यही कहलाता है जनरेशन गैप। और हर 15-20 साल में ये जनरेशन गैप आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय तक हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट हो चुका होता है और हम जो भी बात करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से करना चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस से और हमारे बच्चे अपने एक्सपीरियंस को जीना चाहते हैं। इस समय जो लोग रह रहे हैं वो लगभग 80 से 90 साल के पैदाइश हैं, यानी कि पिछले 80 से 90 साल में जो पैदा हुए हैं वो इस समय यहाँ रह रहे हैं और उन सब का बिहेवियर पैटर्न डिफरेंट है। यदि हम इस जनरेशन्स के बिहेवियर पैटर्न को जान लें तो हमें इनसे डील करने में ईजी होगा। और यदि आप सिर्फ घर की बात न करें, यदि आप सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस या कोई भी काम कर रहे हैं और यदि इस पैटर्न को आपने समझ लिया तो आपको उनसे डील करने में काफ़ी ईजी होगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो जानकर हमें बिहेवियर पैटर्न के अकॉर्डिंग डिफरेंट जनरेशन को डील करने में कन्वीनियंट रहेगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ। हम उससे पहले की बात छोड़ देते हैं। 1947 से लेकर 1965 लगभग 18 साल का ये पीरियड था। ये पीरियड वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद का पीरियड है। वर्ल्ड वार यानी कि बहुत बड़ा नुकसान पूरे वर्ल्ड में हुआ था। इस समय लगभग 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी वर्ल्ड वार के कारण। और दूसरा, उस समय तक पॉपुलेशन जो थी उसकी एवरेज लाइफ लगभग 45 ईयर्स थी, यानी कि हम लोग अक्सर 45 ईयर तक ही जीते थे। यदि आप 45 ईयर तक जी रहे हैं तो उन्होंने, इस जनरेशन ने अपने पूर्वजों को यानी कि प्रीवियस जनरेशन का बहुत लंबा साथ नहीं दिया है, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसे में इस जनरेशन ने बेबी बूमर्स का नाम दिया गया, क्योंकि इस समय एक एक परिवार में 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। जब इतने बच्चे होते थे तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1945 में जो लगभग 250 करोड़ थी वो तेजी से बढ़ी और तेजी से बढ़ी तो इस जनरेशन को कहा गया बेबी बूमर्स। इस जनरेशन और इससे प्रीवियस जनरेशन के पास पैसा नहीं था, तो इन्होंने जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया वो सर्वाइवल के लिए किया। वैक्सीनेशन की फैसिलिटी उतनी नहीं थी, लोग बहुत कम उम्र में चले जाते थे, यहाँ तक कि बच्चों की सर्वाइवल रेट भी कम थी। तो जब 8-8, 10-10 बच्चे होते थे तो उसमें 2-3 चले जाते थे तो भी 4-5 बच्चे बचते थे। और ये जो बच्चे थे वो उनके लिए सर्वाइवल सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था कि किसी तरह से रोटी, कपड़ा और मकान का जुगाड़ हो जाए, यही इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। इस कारण इन्होंने फेस टू फेस मिलना, आपस में बैठना, बातें करना को बहुत पसंद करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि लोग उनकी बात करें, सुने, समझें। और हमने भी अपने प्रीवियस जनरेशन की जिस तरह से सेवा की, हमारी भी उसी तरह से ध्यान रखा जाए, सेवा की जाए या हमें भी उतना टाइम दिया जाए। लेकिन आज इनकी जनरेशन की एज हो चुकी है लगभग 80 साल के आसपास। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन इन्होंने परिवार को निभाया है, परिवार को साथ में रखा है। ये वो जनरेशन थी जिन्होंने बिना लाइट के पढ़ाई की है। ये वो जनरेशन थी जिन्होंने साइकिल से स्कूल जाना उनके लिए सपना था। और ये वो जनरेशन थी, हवाई चप्पल पहनकर शायद ये लोग स्कूल गए हैं। इन्होंने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को जीरो से स्टार्ट किया है और अपने पेरेंट्स से शायद इनको कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। हो सकता है कई लोगों को तो लोन मिला होगा। तो इनका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन्होंने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करना और बचाने पे ज़्यादा फोकस दिया। और यही रीज़न था कि इन्होंने सबसे ज़्यादा यदि विश्वास किया तो गोल्ड, सिल्वर, कैश, एफडीज, LICs, इन पे विश्वास किया, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इनकी शादी ऐसे हुई है जैसे गुड्डे गुड्डी का खेल वो आज हमें लगता है, लेकिन कोई भी रिलेटिव इनके शादी तय कर देता था जो घर में पावरफुल होता था और शादी हो जाती थी, 7 फेरे हो जाते थे। और दुल्हन का यानी कि अपनी वाइफ का पहली बार चेहरा इन्होंने शादी के बाद में शायद देखा है। इनकी शादियां अपने रिश्तेदारों के रेफरेंस से शादियां हुई थी, यानी कि कोई ना कोई रिलेटिव्स इनको शादी के बारे में बता देता था। और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन की शादियां भी अपने रिश्तेदारी सर्किल में रेफरेंस के थ्रू ही शादियां की है। तो जब शादियों में कोई खटास आती थी तो उस रिश्तेदार को यानी कि उस रिलेटिव को, उस फ्रेंड को ब्लेम किया जाता था कि तुमने मुझे इस जगह फंसा दिया। तो इस कारण से इनका बिटर एक्सपीरियंस होते हुए भी इन्होंने अपने कल्चर को निभाया और उसको ध्यान में रखते हुए आगे भी शादियां अपनी नेक्स्ट जनरेशन की इसी तरह से कराने की कोशिश की। आप जरा संपर्क कीजिएगा, इनसे बात कीजिएगा, पूछिएगा कि इनका एक्सपीरियंस यही रहा है क्या। जहां तक देशभक्ति की बात करते
करते हैं, देशभक्ति की भावना इनमें कूट कूट कर भरी है। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी सुना है और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी तक के लोगों को सुना है, और ये इनके फेवरेट पॉलिटिशियन हुआ करते थे। और इन्होंने 65 का वॉर भी देखा है और 71 का वॉर भी देखा है, तो वो यादें भी इनके दिमाग में है। तो ये मत भूलिएगा, इनका रोल हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। घूमना फिरना, ट्रेवल करना शायद इन्होंने उतना तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसकी जगह रिश्तेदारों की शादी में जाना इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तीर्थ यात्राओं को ही इन्होंने घूमना फिरना समझा, और इन्होंने तीर्थ यात्राएं करने को अपना एक बड़ा अचीवमेंट माना। होटल में खाना खाने ये नहीं जाते थे। यदि ट्रेन में ट्रेवल करते थे तो शायद बहुत बड़ी बात होती थी कि रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में ट्रेवल करना। ये शायद जनरल कंपार्टमेंट में ज़्यादातर लोगों ने ट्रेवल किया है, और उस जनरल कंपार्टमेंट में भी इन्होंने बिना रिजर्वेशन के ट्रेवल किया है। जरा इमेजिन कीजिए कि आप ऐसा सोच सकते हैं। ये आज की जनरेशन नहीं सोच सकती कि हमारे पेरेंट्स को दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक जाने में 7 दिन लग जाते थे। दिल्ली से लेकर या राजस्थान या यूपी के किसी गाँव से लेकर आसाम जाने में 7 दिन और 5-7 ट्रेन बदलनी पड़ती थी। ये उस जनरेशन से आए तो 5-7 ट्रेन बदलने में इन्हें बिना रिजर्वेशन के जाना होता था। और इस ट्रेवल के दौरान घर से खाना पैक करा के लेके जाते थे। 7 दिन का खाने पे खर्चा करना शायद इनको अच्छा नहीं लगता था, और वो फालतू खर्चा माना जाता है कि वो घर से पराठा पूड़ी या सब्जी पैक करा के ले जाना ही अपने आप में काम चला लिया करते थे। ये उस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी जी है। जनरली ये लोग सोशलाइजिंग करते थे अपने समाज में। किसी क्लब में मेंबरशिप लेना सिर्फ अपर मिडिल क्लास के लिए ही पॉसिबल होता था, और वही इसे कर पाते थे, और उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। 1945 से 65 का ये पीरियड, जब इंडिया में कोई भी नया बिजनेस करना अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं था। 97% इनकम टैक्स और लाइसेंस राज। आपको कोई भी प्रोडक्शन करना हो तो लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से कि मुझे ये प्रोडक्शन करना है, तो सरकार यदि उसको अलाउ करती थी तो ही वो पॉसिबल हो पाता था। और यही कारण था कि सिर्फ एक BSNL ही फोन हुआ करता था, जो शायद 8-10 साल की बुकिंग हुआ करती थी। स्कूटर के नाम पे भी एक बजाज स्कूटर हुआ करता था, जिसको बुकिंग कराने के 8-10 साल में आपको अलॉटमेंट मिलता था, और जब अलॉटमेंट मिलता था तो 10-10 हज़ार रुपए ब्लैक में बिकता था। जनरली इनिशियल एज में ये साइकिल पर घूमे हैं, लेकिन बाद में बजाज स्कूटर और वेस्पा स्कूटर भी जब आया तो वो इमीडिएट मिल जाता था, लेकिन वो क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, तो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते थे बजाज। तो आपने वो एड सुना होगा, हमारा बजाज हमारा बजाज। कार के नाम पर उस समय एक ही कार हुआ करती थी, एम्बेसडर, और बाद में कुछ फिएट कार आई थी जो एम्बेसडर 10,000 रुपए की होती थी, लेकिन एवरेज 10 का देती थी, और फिएट 10,000 की जगह 16,000 की होती थी और एवरेज 16 का देती थी, लेकिन जनरली पैसे बचाने के लिए एम्बेसडर लेते थे। और एम्बेसडर भी पूरे मोहल्ले में एक हुआ करती थी, जो कभी किसी के परिवार में या रिश्तेदारी में फ्रेंड सर्कल में शादी होती थी तो उससे उधार मांग कर ली जाती थी, जिसमें पेट्रोल भराने का काम ले जाने वाले का होता था, बाकी ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ करती थी। और इस तरह से दोस्ती भी निभाया करते थे, रिश्तेदारी भी निभाया करते थे। इन्होंने बड़े धीमी गति के समाचार सुने हैं, लेकिन अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल करके धीरे धीरे अचीवमेंट किया है, और अचीवमेंट करके जो कुछ इन्होंने बनाया, ये वो फर्स्ट जनरेशन थी जो सेल्फ मेड जनरेशन के रूप में सामने आई है। इनकी अलग से उम्मीदें थी, लेकिन साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिन्हें इन्होंने बहुत बखूबी निभाया है, और साथ में अपने नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छी परवरिश देने की इन्होंने कोशिश भी की है। यहाँ हम मूवीज़ की बात करते हैं तो मूवीज़ देखना इनका शौक हुआ करता था, लेकिन होटल में खाना इनका शौक नहीं हुआ करता था। एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ मूवी देखा करते थे, और इनके जमाने के टॉप एक्टर्स हुआ करते थे राजेश खन्ना, देवानंद, शम्मी कपूर, बाला सिन्हा, शोले वाली हेमा मालिनी, शायरा बानू, मुमताज, प्रेम चोपड़ा, हेलन, ये उस जमाने के हीरो हुआ करते थे। और मूवी की यदि हम बात करें तो उसमें आराधना, पड़ोसन, ब्रह्मचारी, सिकंदर आजम, संगम, जंगली, एन इवनिंग इन पेरिस, ज्वेल थीफ जो देवानंद साहब की हुआ करती थी, दीवार, आनंद, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, और इन सब की फेवरेट मूवी एक ही होती है, वो होती है शोले। तो ये जो जनरेशन थी ये कहलाती है बेबी बूमर्स, 1945 से 65 तक की। इनके बाद के भी 5 साल हो सकते हैं कि कुछ लक्षण इनके आ गए हों, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर लेना और मान लेना कि जब जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसमें दोनों के लक्षण आ जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप देखना। इन्होंने लाइफ में रियल में यदि स्ट्रगल किया है तो इन्होंने किया है। इनके स्ट्रगल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी मेहनत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप आज इस लेवल पर हैं तो इनकी मेहनत का ही कारण है कि आप इस लेवल पर हैं। इनकी सहयोग को, आपके परिवार में इनकी इंपॉर्टेंस को आप कम नहीं आंक सकते,
क्योंकि जीरो से उठकर आना शायद सबसे बड़ा स्ट्रगल है, वो इन्होंने देखा है। ये 10 पैसे बचाने के लिए 2-2 किलोमीटर पैदल चलना शायद इनको मंजूर था, लेकिन 10 पैसे बचाने जरूरी थे। हवाई चप्पल, एक ड्रेस में रहना पूरे साल भर, स्कूल की एक ही ड्रेस होना जो हफ्ते में एक बार धुलती थी, शायद ये इन्होंने ही किया है। तो इनको हमें पूरा सम्मान देने की जरूरत है। लेकिन अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो नेक्स्ट जनरेशन क्या है जो इनके बाद में आई है, उनको क्या फैसिलिटी मिली। आप क्या इस बात से सहमत करते हैं कि जो मैंने एक्सपीरियंस आप मेरा शेयर किया आपके साथ, क्या आप उसको एग्री करते हैं? यदि एग्री करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपने बुजुर्गों को दिखाइए क्या ये बात सही है, और इसके अलावा उनके क्या एक्सपीरियंस है, उस जनरेशन के क्या एक्सपीरियंस है। 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस से लेकर 1965 तक पैदा हुए हैं, उनके जनरेशन के और क्या एक्सपीरियंस है, उनके साथ एक बार बैठकर उसके महसूस तो कीजिए। यदि आप उनको ये महसूस करेंगे तो आप उनको लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। अब चॉइस आपकी है कि लाइफ का उनको सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इससे ज़्यादा वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ मेड इंसान है, वो हैं जो खुद अपने आप में बने हैं, तो उन्हें अपना इस बात का गर्व भी है। आप उनके गर्व को सुनिए तो सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को जितना चाहें उतना शेयर करें। आप अपने सीनियर्स को दिखाएं, बुजुर्गों को दिखाएं, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और याद रखें, जितना ज़्यादा आप इसको फैलाएंगे वो ही आपको खुशी देगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।